অনুষ্ঠানত আলোচনা কৰিম IQ Civils IS একাডেমীয়ে কিদৰে UPSC APSC এক্সামত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ ষ্টুডেণ্টসমূহক কিদৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব সেই সম্পৰ্কত তেওঁলোকে শিক্ষা আগবঢ়ায় লগতে তেওঁলোকৰ এডমিশনৰ প্ৰচেছসমূহ কি কাউন্সেলিং তেওঁলোকৰ কিদৰে হয় লগতে IQ Civils IS একাডেমী কিদৰে আনতকৈ ব্যতিক্ৰম এই সকলোখিনি কথা আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানত আমি আলোচনা কৰিম তিনিগৰাকী অতিথি আজি আমাৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে মই প্ৰথমে চিনাকি কৰি দিব ওলাইছো মিষ্টাৰ অনুজ সিং Director of IQ Civils IS Academy. Swagatam janaisu apunak অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ welcome to our show. লগতে উপস্থিত আছে Mr. Harshit Omar, guest faculty of IQ Civils IS Academy. Welcome to our show. Swagatam janaisu apunak. লগতে উপস্থিত আছে Deblina Sarkar, Manager of IQ Civils IS Academy. Swagatam janaisu apunak অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ. মই যেহেতু ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ বিষয়বস্তু কি মই প্ৰথমে আহিব বিচাৰিছো অনুজ সিং আপোনাৰ ওচৰলৈ पहला क्वेश्चन आपके लिए है हर साल आप लोगों के IQ Civils IS Academy से बहुत सारे स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं अच्छे रैंकिंग में वो लोग UPSC APSC में पास आउट होते हैं तो आप लोगों के मोडास ऑपरेंडी के बारे में थोड़ा कुछ बताइए इलेबोरेट करेंगे तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं दर्शक जो देख रहे हैं उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा A very warm welcome and thank you for asking me this question. This is one of my favorite questions. तो इस साल बहुत स्पेशल साल रहा है हमारे लिए अराउंड 65 प्लस स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं UPSC और APSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम में और साथ में हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने UPSC में भी फाइनल रिजल्ट दिया है तो IQ Civils IS एकेडमी एक दिल्ली बेस्ड एकेडमी है हम लोग 2016 के एंड में यहाँ पे इस्टेब्लिश हुए थे इन एसोसिएशन विद गवर्नमेंट ऑफ असम जो IS ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है असम में आसाम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज के नाम से और साथ में हमने प्राइवेट सेंटर को भी पैरेलली लॉन्च किया था तो जब से हम लोग इस्टेब्लिश हुए हैं हमने एक ही चीज़ यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा संभाल के रखी है कि हम जो भी फैकल्टीज़ को बुलाएंगे जो भी हम कोर्स कंडक्ट करवाएंगे वो ऐसे फैकल्टीज़ से करवाएंगे जो अपने आप में ही सिविल सर्विसेज के एक्सपर्ट हैं अब जब मैं एक्सपर्ट वर्ड यूज़ करता हूं तो मेरा मतलब ये है कि जो UPSC के इंटरव्यू में मिनिमम एक बार पहले पहुंच चुके हैं और मिनिमम 7 से 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है अब ऐसे फैकल्टीज़ जो हैं नॉर्थ ईस्ट में हम लोग ने काफ़ी रिसर्च किया था हमें कुछ फैकल्टीज़ ज़रूर मिले थे लेकिन क्योंकि हम लोग दिल्ली से हैं हमने ये सोचा कि अगर नॉर्थ ईस्ट में हम लोग को क्वालिटी एजुकेशन देना है तो हम बेसिकली दिल्ली से फैकल्टी को सोर्स करके लाएंगे उन फैकल्टीज़ को लेके आएंगे जिनका मीडियम जो पढ़ाने का है वो हिंदी और इंग्लिश है जिसको हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स आसानी से समझ सके प्लस ऐसे फैकल्टीज़ जो दिल्ली में खुद ही अपने सब्जेक्ट्स के लिए नोन है तो हम लोग जितने भी सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं यहाँ पे अराउंड 8 to 10 सब्जेक्ट्स होते हैं UPSC के प्रीलिम्स और मेंस में कंबाइन तो फैकल्टीज़ को हम दिल्ली से लेके आते हैं साथ में उनको हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जो हमारे एक पब्लिशिंग हाउस दिल्ली में पब्लिश होता है साथ में गुवाहाटी में भी पब्लिशिंग होती है और उसके साथ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक तरफ जब हम नॉलेज की बात करते हैं नॉलेज इम्पार्ट करना तो बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स को नॉलेज देना बट नॉलेज के साथ साथ उनको ये भी सिखाना ज़रूरी है कि जब वो एग्ज़ाम में अपीयर हो तो एक एग्ज़ाम टेम्परामेंट के साथ अपीयर हो उनकी प्रैक्टिस पहले से हो जाए तो जैसे प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन UPSC स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है वो थोड़ा सा क्रिटिकल लेवल पे क्वेश्चन पूछते हैं थोड़ा सा उसको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट्स देके तो उसमें मल्टीपल टेस्ट को जब तक स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नहीं करेंगे प्लस जब तक हम उन मल्टीपल क्रिटिकल टॉपिक्स को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासेस में कवर नहीं करेंगे उसका आंसर दे पाना एक्चुअल एग्जाम में बहुत मुश्किल है उसके साथ में जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मेंस एग्जाम है सिविल सर्विसेज का या तो UPSC हो या फिर APSC हो दोनों में ही हमको सब्जेक्ट वाइज लॉन्ग आंसर्स लिखने होते हैं और जब हम सब्जेक्ट वाइज लॉन्ग आंसर्स लिखते हैं तो ये ऑल इंडिया में हमने देखा है मैंने भी और हमारे हर्षित सर हैं जो हमारे साथ गेस्ट फैकल्टी हम लोग ने ऑल इंडिया में स्टूडेंट्स को पढ़ाया है जब भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में आते हैं तो उनका आंसर राइटिंग स्किल लैकिंग होता है हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी स्टूडेंट का इंग्लिश अच्छा या बुरा है लेकिन जब स्टूडेंट सिविल सर्विसेज के आंसर लिखते हैं तो उन्हें एक टेक्निक के साथ लिखना चाहिए उन्हें ऐसी टेक्निक के साथ लिखना चाहिए कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ ये स्टूडेंट्स एक ऑफिसर बनने के लिए रेडी है कल को एक IAS IPS बन के हमारे कंट्री को सर्व कर सकते हैं तो जैसे इंट्रोडक्शन राइटिंग है फॉर एग्जाम्पल हमको ऐसे शुरुआत करनी चाहिए आंसर की कि एग्जामिनर को लगे टॉपिक के बारे में सिर्फ क्वेश्चन को लेके जानकारी नहीं है बट जो स्टूडेंट है उसको पूरा होलसम नॉलेज है और जब आंसर को कंक्लूड करें तो ऐसा ओपिनियन बेस्ड आंसर लिखें रिकमेंडेशन लिखें वहां पे ताकि लगे कि
ये स्टूडेंट जो कल को ऑफिसर बनेगा, इसमें एक डिसीजन मेकिंग पावर है, और डिसीजन मेकिंग पावर एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर के लिए बहुत जरूरी है। उसके साथ में पैराग्राफ में आंसर को डिवाइड करना, उसमें अच्छा इंग्लिश वर्ड्स यूज करना, साथ में ग्रामर मिस्टेक को अवॉइड करना, ये सब चीजें इतनी ज्यादा क्रूशियल हैं, क्योंकि यूपीएससी एक ऑल इंडिया एग्जाम है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हर फील्ड से अपीयर होते हैं, मेडिकल साइंस से आते हैं, लॉ फील्ड से आते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड से आते हैं, आर्ट्स के डिफरेंट सब्जेक्ट फील्ड से आते हैं। तो हमारा कंपटीशन एज अ स्टूडेंट उन लोग के साथ है जो बेस्ट हैं अपनी फील्ड में, उन्होंने बेस्ट किया है। अल्टीमेट कंपटीशन जब हम इंटरव्यू में जाते हैं उन्हीं स्टूडेंट से होता है। तो अगर हमें उन स्टूडेंट्स को बीट करना है तो हमें आंसर राइटिंग के और नॉलेज के हर एस्पेक्ट में मास्टरी करनी ही होगी। नॉर्थ ईस्ट के जो सिविल सर्विस के जो एजुकेशन है उसमें आप लोगों के आईक्यू सिविल्स आईएएस एकेडमी के बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है, पहले भी है, आगे भी रहेंगे। इस कंट्रीब्यूशंस के बारे में कुछ बताइए। जी, अब नॉर्थ ईस्ट में जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, रिजल्ट में आप बात कर रहे हैं, तो रिजल्ट का देखिए हम लोग ने बहुत सिंपल सा फिलॉसफी अपनाया हुआ है कि हम स्टूडेंट्स को बेस्ट पॉसिबल नॉलेज देंगे, बेस्ट पॉसिबल फैकल्टी से। अब रिसेंटली 2019 अगस्त में आसाम गवर्नमेंट ने सिलेबस को चेंज किया था, और पूरा एपीएससी को सिलेबस को पूरा चेंज करके उन्होंने यूपीएससी की लाइन पे बनाया है। अब उसका दो कारण है, ये मैं आज समझाना चाहूंगा अपने दर्शकों को भी कि उसके दो कारण है। एक तो ये है कि आसाम गवर्नमेंट भी ये चाहती है, जब सर्बानंदा सोनोवाल जी की गवर्नमेंट थी 2019 में, कि आसाम से ज्यादा यूपीएससी में सिलेक्शन हो। दूसरा उनका जो मकसद है वो ये है कि जो हमारे एपीएससी एग्जाम है, जो स्टेट सर्विस का एग्जाम है, उसमें भी जो क्वालिटी ऑफ ऑफिसर्स है वो भी इंप्रूव होगा। और तो जो अब यूपीएससी और एपीएससी का सिलेबस सेम है, तो उसमें स्टूडेंट्स से मेरी यही दरखास्त है, ये रिक्वेस्ट है कि जब भी हम सिविल सर्विस की तैयारी में जाएं, वो लोग जाएं, तो वो लोग पूरे मोटिव के साथ जाएं, पूरे डेडिकेशन के साथ जाएं, और वो यूपीएससी की तैयारी जरूर करें। खाली एपीएससी की तैयारी करने से मकसद सॉल्व नहीं होगा। ये मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, यहाँ पे गुवाहाटी में काफी इंस्टीट्यूट्स हैं और काफी स्टूडेंट्स हैं आसाम में जो सिर्फ स्टेट सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं रहा है। उसका कारण ये है कि जो स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी करके स्टेट सर्विस का एग्जाम लिखेंगे, आप लोगों का कंपटीशन एक हाईएस्ट लेवल पॉसिबल स्टूडेंट से होगा, क्योंकि जो यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं 2-3 साल से, वो अगर आपके स्टेट सर्विस में आके एग्जाम को लिखेंगे तो वो आपको डेफिनेटली हाई कंपटीशन देंगे। और वो हाई कंपटीशन का ये मतलब है कि जब हम मेंस को क्लियर करेंगे, इंटरव्यू तक जाएंगे, तो एक तो मेंस में आपको उनसे कंपटीशन मिलेगा, इंटरव्यू में आपको उनसे कंपटीशन मिलेगा, तो जो इंटरव्यू पैनल होगा वो भी उसी स्टूडेंट को प्रेफर करेगा जो हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ प्रिपरेशन से आया है। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो हर टॉपिक को बहुत ही शिद्दत से एक वाइडली भी कवर करते हैं और डीपली भी कवर करते हैं। तो जब एक टॉपिक का कवरेज वाइड और डीप होता है, तो उस कैंडिडेट को बीट कर पाने के लिए आपको भी उसी लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। इसमें मैं चाहूंगा कि हमारे जो गेस्ट फैकल्टी हैं हर्षित, वो भी एक पॉइंट इसमें थ्रो करें। थैंक यू सो मच अनुज जी। मैं दर्शकों को यही बोलना चाहूँगा कि जो कंट्रीब्यूशन है आईक्यू सिविल सर्विसेज का, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है। मैंने खुद देखा है, स्पेशलाइज्ड फैकल्टीज़ हैं यहाँ पे। एंड दूसरी चीज़ जो आपने बड़ा ही अच्छा पॉइंट आउट किया कि मेंस आंसर राइटिंग के बारे में, तो मेंस आंसर राइटिंग के बारे में बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बिना मेंस आंसर राइटिंग के ये सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन अधूरी है। अब इसमें जो 3 स्टेजेस हैं, यूपीएससी का इन चीज़ों के पीछे मकसद है। और दूसरी चीज़, एपीएससी का जो सिलेबस लॉन्च किया गया है बिल्कुल यूपीएससी के सेम पैटर्न में, उसके पीछे एक और बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है गवर्नमेंट का, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट जो ये पूरा एरिया है, ज्योग्राफी है, हमेशा से ही काफ़ी इनका लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन रहा है इंडियन गवर्नमेंट में, प्लस ब्यूरोक्रेसी में भी। तो अब आज के टाइम में हम कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन चाहती है पूरे इंडिया से। तो ये काफी बड़ा एक मकसद हो सकता है गवर्नमेंट का इसके पीछे कि एपीएससी एंड यूपीएससी के प्रिपरेशन को सेम किया जाए। ठीक है, मैं फिर आपके पास आती हूँ हर्षित उमर जी। यूपीएससी एग्जाम के जरिए जो स्टूडेंट्स आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, उन स्टूडेंट के लिए आप लोगों के आईक्यू सिविल्स आईएएस एकेडमी का स्ट्रेटेजी क्या होगा? देखिए, हमारा जो स्ट्रेटेजी होता है आईक्यू सिविल्स की तरफ से, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मेंटरशिप। एंड मेंटरशिप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अब हमारा जो तरीका है पढ़ाने का, दैट इज टोटली डिफरेंट, दैट इज टोटली रिलेटेड टू यूपीएससी पैटर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज,
इंडिविजुअल मेंटरशिप हम प्रोवाइड करते हैं कि हमारा ये नहीं कि सिर्फ ये कोचिंग आवर्स है, इसके बाद आपको मेंटरशिप नहीं मिलेगी. दिस इज अ काइंड ऑफ 24/7 आवर्स मेंटरशिप. आप कभी भी अपने मेंटर से कोई भी हो एंड आपके जितने भी डाउट्स होते हैं, जितनी भी आप जिस एरियाज में लैग कर रहे हैं, उन सभी चीजों को हम सही करने की कोशिश करते हैं. दूसरा है कि हमारा जो मेन फोकस है कि यूपीएससी ओरिएंटेड रहना है हमें नॉर्थ ईस्ट में, बिकॉज हम भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट का जो मोटिव है कि ब्यूरोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट का, तो हम यही चाहते हैं हमारे स्टूडेंट से भी कि वो फोकस्ड है यूपीएससी ओरिएंटेड, एंड एपीएससी उनका पहला एम नहीं होना चाहिए. अब ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, तो अगर वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे तो उनको दोनों बेनिफिट होंगे, एपीएससी ऑल्सो एज वेल एज यूपीएससी ऑल्सो. इसमें मैं बस एक लाइन ऐड करना चाहूंगा कि एक जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि जब भी हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, जो मैंने भी 5 सालों में नॉर्थ ईस्ट में ऑब्जर्व किया है, एम्बिशन और कॉन्फिडेंस. एम्बिशन और कॉन्फिडेंस एक सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत जरूरी है. अगर हम शुरुआत से ही अपना एक एम बना लेंगे कि कल को हमें आईएएस आईपीएस बनना है, तो उस एम से या तो आपको इक्वल मिलेगा या फिर थोड़ा सा कम मिलेगा. लेकिन अगर हम शुरुआत से ये सोचेंगे कि हम तो अपने स्टेट में रह के स्टेट सर्विसेज को क्रैक कर लेंगे, तो हो सकता है कल को वो भी क्रैक ना हो. क्योंकि बहुत सिंपल सा एक फंडा है लाइफ में, फंडामेंटल है, जो हम लोग को हमारे पेरेंट्स भी सिखाते हैं, हम लोग स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं. वो ये है कि अगर आप एम हाई करेंगे तो आपको जरूर अच्छा मिलेगा. और जब हम एम हाई करते हैं तो जो भी हम सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करते हैं तो उसको हम वाइडली और डीपली कवर करते हैं. और हमारे अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछें, ज्यादा से ज्यादा डाउट्स पूछें फैकल्टी से, ज्यादा से ज्यादा आंसर्स लिखें, तो जब हम उस लेवल पे अपनी प्रिपरेशन को लेके जाते हैं तो हमको कोई डिफीट नहीं कर सकता. एक चीज यहाँ पे समझनी बहुत जरूरी है, जो हर्षित ने भी बोली, मैं उसके आगे थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि अल्टीमेटली यूपीएससी जैसे एग्जाम में मोटिवेशन बहुत जरूरी है, आपका एम हाई होना बहुत जरूरी है, आपकी इंक्विजिटिवनेस बहुत जरूरी है. और सबसे बड़ी बात यह है कि काफी स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हमको तैयारी में बहुत सारी बुक्स को पढ़ना चाहिए. हम सिर्फ ये कहेंगे, हर्षित भी मेरे साथ एग्री करेंगे इस बात पे, कि आप 10 बुक को 10 बार पढ़ें, ना कि अपने घर में 50 बुक को इकट्ठा कर लें और उनको एक एक बार पढ़ें. क्योंकि आप एक बुक को जब मल्टीपल टाइम्स पढ़ाई करते हैं तो आपको हर बार हर नई रीडिंग से एक डिफरेंट नॉलेज का एहसास होता है, और वही नॉलेज आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में समझ में आता है कि हाँ, मैंने ये बुक अच्छे से पढ़ी है एंड दैट्स व्हाई आई एम एबल टू आंसर द यूपीएससी क्वेश्चन करेक्टली. क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जो एक्यूरेसी को बहुत ज्यादा वेटेज देता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का स्कोप है. प्रिलिमिनरी एग्जाम में तो है ही है, और साथ में मेंस एग्जाम में अगर आप टू द पॉइंट आंसर नहीं लिखेंगे, वर्ड लिमिट को क्रॉस करेंगे, तो वहां भी एग्जामिनर को डिस्क्रेशन है कि वो आपका नेगेटिव मार्किंग कर सकते हैं. इसलिए हमें एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है. अगर हमारी नॉलेज इतनी डीप है तो हम एक आंसर को कितनी भी वर्ड्स में लिख सकते हैं, 200 वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, 500 वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, और एक ऐसे के तौर पे 1000 वर्ड में भी लिख सकते हैं. हमने तो सिलेबस के बारे में बात नहीं की अभी तक, बात करेंगे हम स्ट्रेटेजी के बारे में. हमने बातचीत की है, उसके साथ हमने कंट्रीब्यूशंस के बारे में भी बातचीत की है. मैं एबार आहिছোঁ देवलीना सरकार আপোনাৰ ওচৰলৈ, যেটো এডমিশনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কাউন্সেলিং কিদৰে হয়, যিসকলে ষ্টুডেণ্টে আপোনালোকৰ একাডেমিত এডমিশন ল'বলৈ আহে, কাউন্সেলিং কিদৰে হয়, প্ৰচেছটো কি ধৰণৰ হয়? ওকে, সো চাওক, মই ডিফাৰেণ্ট টাইপ অফ ষ্টুডেণ্টছ আহে আমাৰ ইনষ্টিটিউশ্যনত, ডিফাৰেণ্ট মাইণ্ডছেট লৈ আহে সিহঁতি. সো মই কিছুমান এক্সাম্পল মই দিব খোজোঁ. সো কিছুমান ষ্টুডেণ্টছৰ মাইণ্ডছেটটো বহুত ক্লিয়াৰ মাইণ্ডছেট থাকে, সিহঁতে বহুত ক্লিয়াৰ মাইণ্ডছেটত আহে আৰু সিহঁতে বহুত ফ'কাছ ষ্টুডেণ্টছ থাকে. তো সিহঁতৰ এক্সপেক্টেশ্যনছটো হ'ল কি কোৱালিটি অফ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন ভাল হ'ব লাগিব, টিচিং ফেকাল্টি ভাল হ'ব লাগিব, এনভাইৰনমেণ্টটো ভাল হ'ব লাগিব, আৰু ক্লিয়াৰ মাইণ্ডছেট ষ্টুডেণ্টছৰে চিলেকশ্যনটো বেছিকৈ হয় ৰেডাৰ দেন দ্য আদাৰ থিং. কিছুমান এনেকুৱা আছে ষ্টুডেণ্টছ বহুত ক্ৰিটিক মাইণ্ডছেট, তো সিহঁতৰ কি মতলব সিহঁতৰ কি হয়, সিহঁতে মানে ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ইনষ্টিটিউশ্যন সিহঁতে যায়, ঠিক আছে, গৈ কেনে সিহঁতে ভিজিট কৰে. তো আৰু সিহঁতৰ মেইন মটিভটো হয় মানি. অ'কে, চ' মানি ইজ লাইক কি যিমানে ভাল ইনষ্টিটিউশ্যন হওক ন কিয়, দে বিলিভ কি মানিটোহে মেইন হয়, মানিটোহে হ'ব লাগিব. চ' আল্টিমেটলি সিহঁতৰ কি হয়, আল্টিমেটলি সিহঁতে গৈ কেনে এনেকুৱা এটা ইনষ্টিটিউশ্যন গৈ সিহঁতে এডমিশ্যন লয় য'ত মানে এভাৰেজ ইনষ্টিটিউশ্যন, এভাৰেজ ষ্টাডি, এভাৰেজ ফেকাল্টি, বাট সিহঁতে লাগে কি মানিটো কম চ' ডেট আমি ইয়াতে আহিছোঁ. চ' দিছ থিংকিং, দিছ মাইণ্ডছেট চেঞ্জ হ'ব লাগে আমাৰ ষ্টুডেণ্টছৰ. মাইণ্ডছেট ইন দ্য চেন্স কি সিহঁতৰ ভাবিব লাগে কি
মানে সিহঁতে যদি এটা ভাল ইনষ্টিটিউশ্যনত সিহঁতে যদি সিহঁতৰ টাইমটো ইনভেষ্ট কৰে, সিহঁতৰ মানিটো ইনভেষ্ট কৰে, দেন সেই ইনষ্টিটিউশ্যনৰ নলেজটো সিহঁতৰ ফিউচাৰলৈকে হেল্প কৰিব, ৰাইট, ৰেডাৰ দেন দ্য এভাৰেজ ইনষ্টিটিউশ্যন। চ' এইবিলাক কিছুমান মাইণ্ডছেটৰ ষ্টুডেণ্টছ আহে আমাৰ ইনষ্টিটিউশ্যনলৈকে, যিটো মানে মই ফেচ কৰিছোঁ, মই অবজাৰ্ভ কৰিছোঁ। চ' কথাটো হ'ল এতিয়া ষ্টুডেণ্টছক মানে ফ'কাছড হ'ব লাগে সিহঁতৰ ষ্টাডি লৈ কেনে, সিহঁতৰ ফিউচাৰ লৈ কেনে, বিকজ এইটো এটা চিভিল ছাৰ্ভিচ হয়, এইটো বেলেগ এক্সামছ নহয়। চ' মই চবকে এইটো ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে যদি আহিছে ইনষ্টিটিউশ্যনলৈকে, দেন আপুনি ক্লিয়াৰ মাইণ্ডছেটত আহে, চ' ডেট আপুনি গম পায় যে আপুনি কি বিচাৰে লাইফত। চ' দিছ আৰ দ্য ফিউ অবজাৰ্ভেশ্যন যিটো মই ফিল কৰিছোঁ যেতিয়া মই কাউন্সিল কৰোঁ ষ্টুডেণ্টছক। ঠিক আছে, মই আৰু আপোনাৰ লগত পাতিম। कमिंग बैक टू यू मिस्टर अनुज सिंह जी, 2019 में APSC एग्जाम का जो सिलेबस था वो सिलेबस चेंज कर दिया था गवर्नमेंट ने, वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया था UPSC एग्जाम के साथ। आपके हिसाब से चेंज क्यों किया गवर्नमेंट ने? तो उसी चीज का हम लोग आंसर अभी एक और क्वेश्चन में दे रहे थे, लेकिन अब इसमें मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक होना चाहूंगा कि 2019 अगस्त से पहले काफी आसाम में नोटिस किया गया था कि थोड़ी सी इरेगुलरिटी हो रही थी। APSC एग्जाम में टाइमली नहीं हो रहा था, कभी 1 साल नहीं भी होता था, तो 2 साल का गैप भी कभी कभी आ जाता था प्रिपरेशन में। और उससे पहले जो 2013-14 में काफी रीस्ट्रक्चरिंग करी गई थी, क्योंकि APSC का जो मेरिट लिस्ट से जो स्टूडेंट्स को हम सेलेक्ट कर रहे थे, उसमें कुछ चीजें, कुछ कमियां पाई गई थी। तो उस चीज को पूरा करने के लिए जो आसाम गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम APSC सिलेबस को UPSC से सिमिलर कर देते हैं। तो जैसा हमने पहले भी कहा कि जो सबसे बड़ा मोटिव है कि एक स्टेट का जो भी चीफ मिनिस्टर होते हैं या फिर जो बड़े लीडरशिप होते हैं, उनका ये मकसद होता है कि हम अपने स्टेट को नेशनल स्टेज पे शाइन करवाएं। एक स्टेट में अगर अंदर ही अंदर कुछ हो रहा है, स्टूडेंट्स कुछ अचीव कर रहे हैं, लेकिन नेशनल स्टेज पे नाम नहीं है, तो इंडिया में रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता है। अब क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर ये चाहते थे कि नेशनल स्टेज पे हमारे स्टूडेंट शाइन करें, तो वो एक ही तरीका है। अगर हम सिविल सर्विस की अगर बात करें, तो जब हम सिलेबस को सेम करते हैं, तो जो स्टूडेंट्स 2-3 साल से APSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो UPSC में उनके नंबर्स इंक्रीज हो जाएंगे, और वो ऑटोमेटिकली होगा। क्योंकि हमने जैसे कुछ स्टूडेंट्स से बात भी करी है, 2-3 साल में हम उनसे इस बारे में उनका ओपिनियन भी पूछते हैं, तो ये पहले ये बोलते थे कि क्योंकि सिलेबस अलग अलग है, पहले की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि सिलेबस APSC और UPSC का डिफरेंट है, तो हमको सर मैडम हमको दूसरे तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी दोनों एग्जाम के लिए। लेकिन उसके लिए मोटिवेशन नहीं आता, या तो अगर हम एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें अगर फेलियर होता है तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो दूसरे एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए फिर से एनर्जी लाना पड़ता है। तो अब चूंकि सिलेबस चेंज हो गया है, तो स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड है। स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि एक ही प्रिपरेशन हम दोनों एग्जाम लिख सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, जो नेशनल स्टेज पे मैंने शाइन होने की बात करी है, कि जहां हमारे स्टेट एग्जाम में 160 to 180 सीट्स हैं, ठीक है, मैं रिपीट करूंगा, 160 to 180 सीट्स हैं, इट इज लेस देन 200। वहीं हमारे नेशनल UPSC एग्जाम में मोर देन 800 सीट्स हैं। तो जब स्टूडेंट एक सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहा है, तो क्यों ना 160 to 180 सीट्स के बजाय हम 800 सीट्स के लिए भी तैयारी करें, तो आप 1000 सीट्स के लिए compete करेंगे। और जो सबसे बड़ा डिलेमा है लोगों की नजरों में, जो सबसे बड़ी गलत फहमी है, वो ये है कि UPSC एग्जाम डिफिकल्ट है। UPSC एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है स्टूडेंट्स, अभी आसाम गवर्नमेंट ने आपका रास्ता आसान कर दिया है। अभी जब आप APSC का तैयारी करेंगे, तो आपका UPSC का भी 90% प्रिपरेशन हो जाएगा। जहां हम 90% कर रहे हैं, थोड़ा एनालिटिकल होके और तैयारी करें। तो जब हम UPSC के लिए compete करेंगे, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमको कॉन्फिडेंस भी आता है कि हम एक ही एग्जाम से दोनों एग्जाम लिख पा रहे हैं, साथ में एक IAS IPS बनने का चांस भी हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो इस चांस को क्यों ना हम एक्सप्लॉइट करें, क्योंकि आसाम गवर्नमेंट भी यही चाहता है। क्योंकि जो लोग APSC की तैयारी कर रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा UPSC लिखेंगे। अगर वो ज्यादा से ज्यादा UPSC लिखेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शंस भी होंगे। लेकिन एक दूसरा फ्लो भी है। अब दूसरा फ्लो क्या है कि जो लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं आसाम से, हो सकता है वो दिल्ली में कर रहे हो, लखनऊ में कर रहे हो, डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स पे कर रहे हैं, गुवाहाटी में कर रहे हैं, तो वो लोग भी अब स्टेट सर्विस का एग्जाम लिखेंगे। हो सकता है उनको किसी वजह से UPSC में चांस ना मिल पाया हो, प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर किया हो, इंटरव्यू तक पहुंचे हो, मेंस क्लियर किया हो, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन अब वो APSC भी एग्जाम लिखेंगे। तो ये एग्जामिनेशन के सिलेबस चेंज से दोनों तरफ फ्लो होगा। UPSC वाले भी स्टेट सर्विस में ज्यादा इंक्रीज होंगे, वो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम लिखेंगे,
और जो एपीएससी वाले हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा यूपीएससी का एग्जाम लिखें। तो यूपीएससी का एग्जाम लिखने वाले लोग जो एपीएससी में आएंगे वो एपीएससी का कंपटीशन इंक्रीज करेंगे। तो कहने का मतलब है जो स्टेट सर्विस को हम पहले इजी समझते थे वो इतना इजी अब नहीं रहा। हमको यूपीएससी लेवल के स्टूडेंट से अगर कंपीट करना है तो उन्हीं के लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, राइट। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि जब आप सिविल सर्विस प्रिपरेशन में आए तो हमारी दरखास्त यही है, आप एपीएससी करें, यूपीएससी करें, सब कुछ एक हो चुका है। जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको ओनली एपीएससी का अगर डायरेक्शन दे रहा है तो मेरी उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज को लॉजिकली समझें कि दोनों में अब कोई फर्क नहीं रहा है, दोनों का तैयारी करें। आईएएस आईपीएस का ज्यादा कोशिश करें, क्योंकि अगर एक बार आप आईएएस आईपीएस बन गए तो ये ग्रुप ए जॉब है, क्लास 1 जॉब है। लेकिन अगर आप एपीएससी के थ्रू जाते हैं तो आपको 25 इयर्स लगेंगे मिनिमम आईएएस आईपीएस के लेवल पे पहुंचने के लिए, क्योंकि एक क्लास 2 ऑफिसर को ब्यूरोक्रेसी में 26 इयर्स लग जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जो एसीएस एपीएस ऑफिसर्स होते हैं वो आईएएस आईपीएस बने ही बिना रिटायर भी हो जाते हैं। तो मेरा किसी भी एपीएससी यूपीएससी के लिए कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि आप इस पे तैयारी करें ना करें, बट हमारा ये मकसद है आज यहाँ टीवी पे आने का कि हम आपको सच्चाई बताएं कि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका पूरा सच्चाई के साथ उसको जाने कि वो एग्जाम क्या है। जब सिलेबस चेंज है तो क्यों ना 6 महीना एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के अपने 25 साल का जो डिले है प्रमोशन में आईएएस आईपीएस का उसको बचा लें। बहुत ही सिंपल सी बात है। ঠিক মই এবাৰ বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, যিহেতু চিভিল ছাৰ্ভিচৰ যিসমূহ ষ্টুডেণ্ট আছে সেই ষ্টুডেণ্টসমূহে যদি কোনো এখন ইনষ্টিটিউট চুজ কৰে, আপোনালোকৰ ইনষ্টিটিউটখনে যদি চিলেক্ট কৰে, তেনেহ'লে তেওঁলোকক আপুনি কি পৰামৰ্শ দিব? So first and foremost কথাটো হ'ল a student should always prioritize সিহঁতৰ ফিউচাৰ, সিহঁতৰ ষ্টাডি rather than the money। ঠিক আছে, পইচা আজি আছে কালি নাই, বাট যিটো কোৱালিটি পাব সিহঁতে এটা ভাল ইনষ্টিটিউচনৰ পৰা, যিটো সিহঁতে নলেজ পাব, সেইটো নলেজটো সিহঁতক লাইফ টাইম ছাপোৰ্ট কৰিব। ঠিক আছে, চ' দিছ ইজ মাই ফাৰ্ষ্ট ছাজেশ্যন কি সিহঁতক অলৱেজ সিহঁতৰ ষ্টাডি, সিহঁতৰ ফিউচাৰক প্ৰায়ৰিটাইজ দিব লাগে। চ' এতিয়া যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্টছে এটা ইনষ্টিটিউচনত যায়, চ' ফাৰ্ষ্ট সিহঁতক চাব লাগে যে ইনষ্টিটিউচনৰ এনভাইৰনমেণ্টটো কেনেকুৱা, ঠিক আছে, কোৱালিটিটো কেনেকুৱা হয়, ফেকাল্টি টিচিংটো কেনেকুৱা হয়, চিলেকশ্যন কিমান দিছে, অনেষ্ট চিলেকশ্যন মই কৈছোঁ। বিকজ কিছুমান ইনষ্টিটিউচন আছে মানে সিহঁতে ৰেণ্ডম এটা নম্বৰ কৰি দিয়ে, 500, 1000 এটা নম্বৰ কৰি দিয়ে, মতলব যিটো ৱৰ্থলেছ হয়। ঠিক আছে, চ' অনেষ্ট চিলেকশ্যন ক'ত আছে সেইটো চাব লাগে। চ' আৰু সিহঁতক চাব লাগে যে মই যদি এইটো ইনষ্টিটিউচনত আহোঁ তে মোৰ ফিউচাৰটো চিকিউৰ হ'বনে নাই, মই ইয়াৰ পৰা মই চিভিল ছাৰ্ভিচত পামনে নাই, জবটো পামনে নাই, মই ইউপিএছচি এপিএছচি ক্ৰেক কৰিমনে নাই, এইবোৰ বস্তু কিছুমান সৰু সুৰা বস্তু আছে। আৰু এটা ক্লিয়াৰ মাইণ্ডছেট থাকিব লাগে। যেতিয়া এটা ষ্টুডেণ্টছৰ ক্লিয়াৰ মাইণ্ডছেট থাকে তেতিয়াহে হি অৰ শ্বি কেন এবল টু থিংক, ৰাইট। চ' এইবোৰ সৰু সুৰা বস্তু আছে যিটো এটা ষ্টুডেণ্টছক চাব লাগে বিফৰ হি অপ্ট ফৰ এন ইনষ্টিটিউচন। চ' এইটো মোৰ ছাজেশ্যন হয় ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে। আপোনালোকৰ আইকিউ চিভিলছ আইএছ একাডেমি আন ইনষ্টিটিউটতকৈ বা আন একাডেমিতকৈ কিদৰে ব্যতিক্ৰম হয়? চ' ডিফাৰেণ্ট আমাৰ ফাৰ্ষ্ট নেশ্যনেল লেভেল কোচিং হয় আমাৰ এইটো, অ'কে। আৰু আমাৰ মানে আমি এইটো বিলিভ কৰোঁ যে কিছুমান ইনষ্টিটিউচনে কি কৰে, এটা ক্লাছৰুমত সিহঁতে 40 ষ্টুডেণ্টছ লাইক 100 ষ্টুডেণ্টছৰ মতলব সিহঁতে ক্লাছ কৰে, উইচ ইজ ৰিয়েলি বেড। বিকজ আমাৰ ষ্টুডেণ্টছে গম নাপাব ন, সিহঁতৰ ডাউটছ থাকিলে, সিহঁতৰ কিবা সুধিব লাগিলে সিহঁতে নোৱাৰিব এইটো কৰিব। চ' আমি বিলিভ কৰোঁ যে বেচ ৱাইজ আমি ষ্টুডেণ্টছ ল'ম, কম ষ্টুডেণ্টছ থাকিব এটা ক্লাছত, চ' ডেট আমাৰ ফেকাল্টিয়ে প্ৰত্যেকত এটা মানে গুৰুত্ব দিব আৰু সিহঁতৰ ডাউটছবোৰ ক্লিয়াৰ কৰিব। আৰু আমাৰ এইটো এটা ফেচিলিটি আছে, লাইক আফটাৰ ক্লাছ যদি কোনোবা বিচাৰে ডাউটছ ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে তেতিয়াও হি অৰ শ্বি পাৰিব টু ক্লিয়াৰ হাৰ ডাউটছ অৰ হিজ ডাউটছ। চ' এইবোৰ মানে সৰু সুৰা বস্তু আমাৰ ফেকাল্টিয়ে বহুত ছাপোৰ্ট কৰে, বহুত হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰে আমাৰ ষ্টুডেণ্টছৰ। চ' ডেট সিহঁতৰ এইটো কাৰণে আমাৰ ষ্টুডেণ্টছৰ আজি ডেটত আমাৰ ষ্টুডেণ্টছৰ ইমান চিলেকশ্যন হৈছে ফৰ দ্য ফেকাল্টি, বিকজ সিহঁতৰ বহুত কষ্ট কৰে টু এচিভ কি ষ্টুডেণ্টছে ইমান দূৰলৈকে যাওক। চ' আমাৰো সপোন এইটো যে যি ষ্টুডেণ্টছে আহে আমাৰ ইয়াতে আমাৰ চিলেকশ্যনটো লাগিব আৰু আমি বিচাৰোঁ যে আমাৰ ষ্টুডেণ্টছৰ চিলেকশ্যন হ'ব। চ' এইবোৰ বস্তু ডিফাৰ কৰে আমাৰ ইনষ্টিটিউশনত বেলেগ इन्स्टीट्यूशन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन टू मिस्टर हर्षित उमर जी, आपके लिए जो स्टूडेंट्स यूपीएससी एपीएससी एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उन स्टूडेंट को आप क्या मैसेज देंगे, क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा अपने स्टूडेंट से कि आप जब भी किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करते हैं
आपका एक मकसद होना चाहिए कि आप उस इंस्टीट्यूशन में पढ़ने नहीं जा रहे हैं, आप गाइडेंस लेने जा रहे हैं। हाँ। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि पढ़ाई तो हम सभी ने की हुई है, ठीक है, पूरा स्कूल एजुकेशन, देन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। नाउ द क्वेश्चन हियर इज कंपटीशन कैसे डिफरेंट है। हम ये जो कंपटीशन है सिविल सर्विसेज का, ये हमको ये सिखाता है कि हमारे अंदर सोचने की क्षमता कितनी है। और जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड स्ट्रेटेजी किस हिसाब से होनी चाहिए। अब मैंने बड़े सारे स्टूडेंट्स को देखा हुआ है, वो सीधे क्या आते हैं कि सर आप हमें बुक्स बता दीजिए, हम वो बुक्स पढ़ लेंगे, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है ही नहीं। हमें जब ये नहीं पता कि 2 + 2 4 होता है, वो सीधे 10 पे पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो मैं सबसे पहले ही स्ट्रेटेजी में तो ये चीज कहना चाहूंगा कि हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए एनसीईआरटीज पे, एंड एनसीईआरटीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर सिविल सर्विसेज। ये मैं हमेशा कहता हूं, क्लास में भी कहता हूं, और आज मैं इस टेलीविजन चैनल पे भी यही कहना चाहूंगा कि सबसे जरूरी चीज है एनसीईआरटी, बिकॉज एनसीईआरटीज आर द बेसिक्स बुक, ओके, बेसिक फाउंडेशन है आपका। सेकेंड थिंग इज न्यूज़पेपर। अब मैंने यहाँ पे देखा बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में कि यहाँ का बच्चा जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ने से कतराता है, डरता है। अब वो रीजन क्या है कि सर हम सिर्फ इतना पढ़ लें, इतने में सिलेक्शन हो जाए। अब बच्चों को ये समझना होगा कि यूपीएससी जो है, अब आपसे न्यूज़पेपर करंट अफेयर क्यों कहती है, यूपीएससी की डिमांड क्या है, क्योंकि बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर आप फ्यूचर में पॉलिसी बनाओगे देश की, आपके इन्फॉर्म्ड डिसीजन होने चाहिए। तो ये आप तभी कर सकते हो जब आपको अवेयरनेस होगी चीजों की। और मैं आज इस मंच से एक चीज और कहना चाहूंगा, खासकर यहाँ नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए, एक जो सबसे बड़ी दिक्कत वो फेस करते हैं न्यूज़पेपर टाइम पे ना मिलने की। आज मैं इस मंच से और यहाँ के प्रशासन से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे बच्चों के लिए टाइमली न्यूज़पेपर, जैसे द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, यहाँ पे एक दिन लेट आता है, तो मैं प्रशासन से यही कहना चाहूंगा कि ये टाइमली चीजें होनी चाहिए बच्चों के लिए। ঠিক আমাৰ আসলে সময় কম, অনুষ্ঠানৰ পৰা আমি বিদায় ল'ব লাগিব। মিষ্টাৰ অনুজ সিংজী ধন্যবাদ জনাইছোঁ, থেংক ইউ ছ' মাছ। মিষ্টাৰ হৰ্ষিত অমৰজী ধন্যবাদ, থেংক ইউ ছ' মাছ। দেৱলীনা চৰকাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আহিলে। সময় কম, আমি অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব, থেংক ইউ ছ' মাছ। তিনিওকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু ইয়াৰ লগে লগে অনুষ্ঠানৰ পৰা মই হিমাক্ষী বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ। Because men will be men. Seagram's Imperial Blue packaged drinking water. এদিন কৃষকৰ বাগানত এই থুলু থুলু বগা বিলাহী মইনো ক'ত পাব পাৰিম? হৈ গ'ল নহয় তুমি পাব পৰা, আৰু সকলোৱেও। কাৰণ মাত্ৰ 15 টকা কিষাণ কেচাপৰ সৰু পেক এতিয়া সকলোৱে পাব পৰাকৈ। কিষাণ সিংৰাৰ শপত ছয় কুবামে এইবাৰ এচিডিটি আৰম্ভ হল গড়গড় গড় নেমুৰ চৰ্বত গড়গড় গড় গড় বাঢ়িবলৈ নিদিবা।